हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल्स डेली। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी ईआईए तो क्या होता है। और रिसेंटली ईआईए को लेकर एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो है इनएक्यूरेसीज और प्रोसीजर के वायलेशंस कुछ हुए हैं ईआईए की ड्राफ्ट रिपोर्ट में। और वो ड्राफ्ट रिपोर्ट है रिगार्डिंग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अपने प्रीलिम्स जिन्होंने दिया है या मेंस जिन्होंने दिया है लास्ट ईयर का, उनको इस बारे में पता भी होगा, और नहीं पता तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आज हम लोग इसे देखने वाले हैं। तो ये पंकज सेकसरिया हैं, इनका अंडमान निकोबार पर काफ़ी काम है। तो इनका एक रिपोर्ट रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ और उसमें उन्होंने, उसका हेडलाइन यही है कि इनएक्यूरेसीज प्रोसीजरल वायलेशन इन ग्रेट निकोबार ड्राफ्ट एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट, है ना। तो क्या है, तो यही हमारा टॉपिक है आज का। हम इसीलिए देखेंगे कि एक तो ग्रेट निकोबार ड्राफ्ट, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है और ईआईए क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। प्लस हम लोग आज इसके अलावा जो ड्राफ्ट 2020 आया था ईआईए का, उसमें जो 4 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से उसका काफ़ी विरोध हुआ था, उनको देखने वाले हैं। देन हम लोग वहाँ की अंडमान निकोबार आइलैंड की कुछ ज्योग्राफी देखने वाले हैं। गैलथिया बे को लेकर क्यों इतना ज़्यादा विवाद है, और वहाँ की सेंसिटिव इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और वहाँ की लोगों यानी ट्राइब्स के बारे में देखेंगे। तो पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से। ये सीडी के रिचुअल्स हैं, आपको पता होगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। तो दिस इज रिसेंटली ईआईए रिपोर्ट, जो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में बन रहा है। तो वो काफ़ी सारा सीरियस क्वेश्चन खड़ा करता है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दरअसल ड्राफ्ट रिपोर्ट में दी गई है वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट है, काफ़ी इनकम्प्लीट है और साइंटिफिकली बड़ी इनएक्यूरेट मानी गई है। कहा यह जा रहा है कि वो फॉलो नहीं किए गए जितने प्रोसीजर्स, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स होने चाहिए। यानी वो रिपोर्ट एक तो समय से पहले ही तैयार कर दी गई, वो प्रोजेक्ट पकड़ाया उससे पहले ही एक तो आ गई, और बहुत ज़्यादा रिसर्च उस प्रोजेक्ट के लिए मतलब रिपोर्ट में की भी नहीं गई है। तो ये पूरा का पूरा मसला था। इसको लेकर अब वहाँ के जो लोकल प्रशासन है वहाँ पर सुनवाई वगैरह भी चलने वाली है, और 27th 28th को ही आई गेस वहाँ पर इसको लेके पब्लिक मीटिंग एक होने वाली थी। उसका रिजल्ट क्या है ये तो खैर बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो मीटिंग नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ईआईए और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और वहाँ की इकोलॉजी, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट, मतलब एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक टर्म ऑफ रेफरेंस इशू किया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ईआईए रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करो। ये मई 2021 की बात है, और कमाल की बात है कि कुछ ही समय में वो रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, तैयार हो गई, और फिर बाद में जब वो पब्लिक हुई, ड्राफ्ट उसका पब्लिक हुआ, तो पता लगा कि उसमें ईआईए के नॉर्म्स फॉलो ही नहीं किए गए हैं ठीक से, और जल्दबाजी में उस प्रोजेक्ट को कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हामी दे दी गई। अब ईआईए होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। तो देखिए, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, लेट सपोज कि अगर आप कोई प्लान करते हैं कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो घूमने से पहले आप चेक करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, कौन कौन से कपड़े रखने हैं आपको वहाँ के लिए, है ना। अगर ठंडा है तो ठंड के कपड़े रखने हैं, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े रखने हैं, राइट। फिर आप चेक करते हैं कि आने वाले 5-7 दिन वहाँ के लिए ठीक है या फिर नहीं है। आप वहाँ की टिकट्स बुक कराते हैं, फर्स्ट एड रखते हैं, तमाम चीज़ें रखते हैं, राइट। यानी पूरी तैयारी करते हैं और तब आप वहाँ जाते हैं, ठीक है। टिकट वगैरह बुक कराते हैं। सेम इसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट होता है एनवायरनमेंट का। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट, लेट सपोज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर एक पुल बनाना है या फिर यहाँ पर आपको एक डैम बनाना है। अब डैम बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस डैम बनाने की परमिशन देने से पहले उसका इम्पैक्ट किन किन लोगों पर पड़ने वाला है। तो आप वो पे इम्पैक्ट देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि उसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग के तरीके जब आप ढूंढ रहे हैं तो उसका एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है। कहीं किसी के ऊपर वो इम्पैक्ट नेगेटिव तो नहीं पड़ रहा है। अगर वो इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है तो उस नेगेटिविटी को दूर कैसे किया जाए, आपको ये देखना है। वो कहीं हार्मफुल तो नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए, सोशली या इकोनॉमिक
तरीके से या कल्चरली या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है इन सब चीज़ों पर। तो सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल और ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट पर जब आप ध्यान देते हैं, तो आप उसके बाद जब आप उस प्रोजेक्ट को क्लियर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यानी कि इम्पैक्ट कितना पड़ेगा उसका असेसमेंट ही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। और आसान भाषा में बोले तो किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या-क्या एनवायरनमेंट रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, उसकी संभावनाएं क्या-क्या बन सकती हैं, उन्हीं को दिखाना और उन संभावनाओं से, उन समस्याओं से किस-किस को नुकसान पहुंच सकता है, उसका उसका सॉल्यूशन क्या-क्या हो सकता है, सॉल्यूशन को निकालना ही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। ठीक है? यानी एक ऐसा टूल है जिसमें आप एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं, एक सोशियोलॉजी की चिंता करते हैं, आप ह्यूमन हेल्थ की चिंता करते हैं और उन तमाम चिंताओं को साधने का काम करते हैं। ठीक है? यानी कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हम लागू कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट तो ठीक है, उसका विचार है, तो क्या-क्या स्थितियाँ आ सकती हैं, तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी ली जाती है, उनका असेसमेंट किया जाता है और फिर आप उसको क्लैरिटी का मतलब क्लियर करने के लिए एक परमिशन देते हैं कि अब इस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है यूनेप की डेफिनेशन कि इट इज़ अ टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, and it aims to predict environmental impact as an early stage in project planning and design, find ways and mean to reduce the adverse impacts, shape project to suit the local environment and present the prediction in the ऑप्शन टू डिसीजन मेकर। तो ये पूरा का पूरा आपका यूनेप की डेफिनेशन है। अब इसका इवोल्यूशन कब हुआ था? देखिए 1967 और 76 और 77 में प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कहा था कि आप रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी नदी घाटी परियोजना जो उस समय चल रही थी, उसको एनवायरमेंटल एंगल से देखिए, यानी पर्यावरणीय केंद्र से उसको आप देखने की कोशिश करें उस दृष्टि से, और तब आप देखें कि क्या-क्या अड़चनें आपके सामने आती हैं। वो चीज़ जो है, जब उसको देखा गया तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आने लगी कि भई अगर पर्यावरण के हिसाब से सोचेंगे तो ये तमाम चीज़ें सामने आएँगी। तो देखा कि ये तो अच्छी चीज़ है। तो 1986 में इसको लीगल रिक्वायरमेंट कर दिया गया कि ईआईए जो है लीगल रिक्वायरमेंट होगा और एनवायरमेंटल क्लीयरेंस लेना किसी भी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होगा जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेंगे। 1994 तक ये जो एनवायरमेंटल क्लीयरेंस था सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना, it was an administrative decision and it lacked the legislative support. In 1994, 1986 यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स थे, उसी के तहत एक कुछ रूल्स बनाए गए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 1994 में और एक नोटिफिकेशन इशू किया कि अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो लीगली मैंडेटरी होगी अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर नए प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं। और उसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन 1994, यानी कि एक लीगली सपोर्टेड कर दिया गया कि जब तक आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेंगे तब तक आप उस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसके लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स बनाए गए कि सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, यानी ये डिटरमाइन किया जाएगा कि वो फुल और पार्शियल इम्पैक्ट स्टडी यानी हुई है कि नहीं हुई है उसकी। देन स्कोप आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उसका स्कोप कितना ज़्यादा है, यानी कि कितने मिटिगेट कितना कर सकता है, कंपनसेट कितना कर सकता है वो उस इम्पैक्ट को, एडवर्स इम्पैक्ट को। बायोडायवर्सिटी पे अगर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको मिटिगेट करने का स्कोप कितना है, ठीक है? कम करने का। नाउ थर्ड इज़ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। यानी कि आप अल्टरनेट उसके क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? उसको आप बताइए कि इस प्रोजेक्ट के अल्टरनेट क्या-क्या हो सकते हैं। प्रेडिक्ट कीजिए कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर आप इस पे पड़ रहा है, तो उसका अल्टरनेट आप कुछ खोज के दीजिए, तब हम इसको आगे बढ़ाएँगे। फोर्थ है कि रिपोर्टिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ और ईआईए रिपोर्ट। ठीक है, फिफ्थ है उसको रिव्यू करना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट को रिव्यू करना, और ये टर्म ऑफ रेफरेंस यानी स्कोपिंग और पब्लिक अथॉरिटी के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है कि पहले आप जाएं और इन तमाम चीज़ों को देखें और उसके बाद ये रिव्यू करें उसको पूरे के पूरे स्टेटमेंट को। ठीक है,
ये रिपोर्टिंग द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA रिपोर्ट जो है, ये पूरी की पूरी प्लान होता है जिसमें आप सारी चीज़ें पहले देख कर आते हैं और उसको पूरा असेस करते हैं और फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट के बाद उस रिपोर्ट को रिव्यू किया जाता है। फिर उस पर डिसीजन मेकिंग होती है कि उस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ना है तो क्यों नहीं, और बढ़ना है तो क्यों। फिर उसको मॉनिटर किया जाता है, कंप्लायंस किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है और एनवायरमेंटल ऑडिटिंग की जाती है। उसके बाद आप उस पर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये हुए पूरे के पूरे एनवायरनमेंट असेंशियल कंपोनेंट्स कि आप ऐसे आगे बढ़ेंगे: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, असेसमेंट, देन रिपोर्ट, देन रिव्यू द रिपोर्ट, देन डिसीजन मेकिंग, देन मॉनिटरिंग। अब इसमें 2020 में आपने सुना होगा कि कुछ एक नया ड्राफ्ट आया था EIA का, और उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को आसान करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन हटा दिया। ठीक है, ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं ना रिव्यू करने के लिए, ये हटा दिया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक से पूछने की जरूरत ही नहीं है, और आप सीधा का सीधा रिव्यू कर दीजिए अपने हिसाब से और डिसीजन ले लीजिए। अब पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मेरे घर के आगे से डैम निकल रहा है और मेरे ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है और आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं, तो ये तो गलत बात है ना। अगर अंडमान निकोबार में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वहाँ की जनजातियों, वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन पर उसका प्रभाव पड़ेगा और आप उस ट्राइब से पूछेंगे ही नहीं, तो ये तो मतलब नाइंसाफी वाली बात है, राइट। तो रिव्यू आप किस हिसाब से कर रहे हैं, तो आपका ये तो आपकी दृष्टि हुई ना। ट्राइबल की दृष्टि क्या है, उनके घर पर उनके उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक उनका इम्पैक्ट असेस नहीं होगा, और ट्राइबल्स का इम्पैक्ट आप कैसे असेस कर सकते हैं, आपने तो वो जीवन देखा ही नहीं है, करेक्ट। तो इस तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन जब हटाया गया, तो द पावर ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट इज ईदर बीइंग रिमूव्ड और डाइल्यूटेड। तो ये एक रीजन था कि एक क्यों एक स्ट्रॉन्गर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको चाहिए। ठीक है, ये हटा दी गई। दूसरा, हेविली पोल्यूटेड इंडस्ट्री जितनी है, जैसे कोल, केमिकल, एसिड मैन्युफैक्चरिंग है, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो आप फॉरेस्ट में या नदी के किनारे, ठीक है, या क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट आप ये बना सकते हैं, लगा सकते हैं। पहले नहीं था। तीसरा, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज अलाइक और being allowed to operate, expand and modernize up to 50 years without necessary environment clearance। 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आप विदाउट एनी एनवायरमेंटल क्लियरेंस आप उसको ऑपरेट करने के लिए इजाज़त दे देते हैं, है ना। और फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आर बीइंग गिवन एक्सेस टू बिल्ड इन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज। अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया जो कि बहुत नाजुक हैं, बहुत ही सुभेद्य हैं, बहुत ही वल्नरेबल हैं, आप वहाँ पर इजाज़त अगर देते हैं, तो दिस विल रिजल्ट नेगेटिव ऑन लाइवलीहुड एज वेल एज इकोलॉजी ऑफ दैट एरिया, राइट। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो ये ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर का मामला हो रहा था, और ह्यूमैनिटी वर्सेस ह्यूमैनिटी का भी मामला हो रहा था। और तो इस वजह से एक इसका पूरे देश में विरोध हुआ, और EIA 2020 ड्राफ्ट पर आगे बात फिर बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं। नाउ व्हाट इज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, अब ये देख लेते हैं जल्दी से। तो नीति आयोग ने 72,000 करोड़ का एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पास किया था, ग्रेट निकोबार, जिसमें मेगा पोर्ट बनना था, एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनना था, और एक टाउनशिप बननी थी 130 स्क्वायर किलोमीटर की। और ये पूरा का पूरा एक गैस बेस्ड पावर प्लांट बनना था, सोलर गैस बेस्ड, मतलब सोलर पावर प्लांट एंड गैस बेस्ड पावर प्लांट। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जाना था आनिदको को, अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को, जो कि इसको आगे बढ़ाता। और इकोलॉजिकल रिसर्चर्स ने काफ़ी ज़्यादा इस पर कंसर्न रेज किया कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, अगर बनना भी चाहिए तो प्रॉपर इसका एक कंसल्टेशन होनी चाहिए। एक बार आप इकोलॉजी देखिए, यहाँ की ज्योग्राफी देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा है अंडमान। इसीलिए हम जब अंडमान निकोबार बोलते हैं तो ये दो जगहें हैं एक ही, लेकिन दो भागों में टूटी हुई हैं। तो ये है पूरा का पूरा अंडमान, और ये है पूरा का पूरा निकोबार, और इनको अलग करता है 10 डिग्री चैनल, राइट। अंडमान निकोबार ये है, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, दिस इज लिटिल अंडमान। इसको हम लोग सदर्न अंडमान भी बोलते हैं, राइट। तो ये जो नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पर आपके एक पीक है,
उस पीक का नाम क्या है? आप प्लीज़ मुझे वो बताइएगा। मैं आपको अ, एक हिंट दे देता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो उसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट, हैप्पी, सैड, इसी से मिलता-जुलता कुछ है ना? तो नॉर्थ अंडमान में एक जगह पड़ती है, आप उसको मुझे बताइएगा, वो पीक कौन-सी है? देन दिस इज़ मिडल अंडमान, देन दिस इज़ लोअर अंडमान और यहीं पर आपका है पोर्ट ब्लेयर बसा हुआ। तो याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर नॉर्थ अंडमान में नहीं है, सदर्न या लोअर अंडमान में है। ये है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है? लिटिल अंडमान और यहाँ पर आपका पड़ता है अ, डंकन पैसेज। मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ कार निकोबार एंड दिस इज होल इज निकोबार। नाउ दिस इज ग्रेट निकोबार। ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये पूरा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, राइट? यहीं पर आपका है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार पर। नाउ दिस इज, नाउ सी दिस इज नारकोंडम आइलैंड, ठीक है? पास में नॉर्थ अंडमान, देन दिस इज मिडल अंडमान, देन दिस इज सदर्न अंडमान या फिर लोअर अंडमान। यहीं पर आपका पोर्ट ब्लेयर है। नाउ दिस इज डंकन पैसेज। याद रखना डंकन पैसेज कहाँ पर है? तो अंडमान में है, ठीक है? दिस इज लिटिल अंडमान, दिस इज 10 डिग्री चैनल, दिस इज कार निकोबार, दिस इज होल निकोबार, नाउ दिस इज ग्रेट निकोबार और ये रहा आपका इंदिरा पॉइंट, राइट? अब यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है, अब उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे है? तो ये कहता है कि द एरिया ऑफ दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड इज मेंशन्ड, एक जगह पर मेंशन किया गया 1045 स्क्वायर किलोमीटर, राइट? जबकि वो एक्चुअल में है ऑफिशियल फिगर 910 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन गलती हो जा रही है, आप एरिया ही चेंज कर दे रहे हैं, राइट? इट वाज रिपोर्टेड दैट गलाथिया पोर्ट एरिया डज नॉट रिकॉर्ड एनी कोरल रीफ। गलाथिया कहाँ पर है? ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ग्रेट निकोबार ये है, ये पूरा ग्रेट निकोबार है, ये वाला एरिया, ठीक है? ये जो है ना, ये पूरा, ये ग्रेट निकोबार और ये इसका बड़ा इमेज, दिस इज गलाथिया बे, ठीक है? दिस इज गलाथिया बे, दिख रही है ये बे, यही गलाथिया बे है इंदिरा पॉइंट और यहाँ के बीच में। तो ये कह रहा है कि जो गलाथिया पोर्ट एरिया है ये पूरा का पूरा, यहाँ पर कोई कोरल रीफ है ही नहीं। जबकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कहता है कि 116 हेक्टेयर में, यहाँ पर इस पूरे गलाथिया बे के 116 हेक्टेयर में कोरल रीफ स्प्रेडेड है, यानी कोरल रीफ यहाँ पर है। तो दो अलग अलग चीजें, झूठ, मतलब एक झूठ है और एक सच है। नाउ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का तो काम ही यही है, तो वो कैसे गलत हो सकता है? रिपोर्ट गलत हो सकती है। और गैलाथिया बे में ही आइकॉनिक नेस्टिंग साइट है जहां पर जाइंट लेदरबग टर्टल, है ना, उनकी नेस्टिंग साइट यहाँ पर पड़ती है। अगर ये प्रोजेक्ट वहां पर आता है तो उनकी नेस्टिंग साइट पर बहुत बड़ा खतरा होगा, ठीक है? इसके अलावा 330 स्पीशीज ऑफ फोना आर रिकॉर्डेड इन द आइलैंड, है ना, ये उसमें लिखा हुआ है ईआईए की रिपोर्ट में। जबकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि 330 नहीं है भाई, 695 है। आप 330 बोल रहे हैं और है 695। तो ये दो फिगर्स कैसे हो सकती हैं, राइट? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्टडी है वो झूठ तो बोलेगी नहीं, तो रिपोर्ट जल्दबाजी में आपके तैयार हुई है, इनकरेक्ट है ना? तो ये पूरा का पूरा फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। हम लोग को एक जो ज्योग्राफी के लिहाज से देख लेते हैं, दिस इज गलथिया रिवर, दिस इज गलथिया बे, दिस इज अलेक्जेंड्रा रिवर, दिस इज अमृत कौर रिवर। याद रखना अमृत कौर रिवर कहाँ पर है? आपकी अंडमान निकोबार में है, ठीक है? और ये है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है? तो दिस इज माउंट थोलियर, दिस इज गैंजेस हार्बर, ठीक है? चलिए, अब ईआईए की एक रिपोर्ट एक जगह कहती है कि कोई भी माइग्रेटरी बर्ड्स ग्रेट निकोबार पर रिपोर्ट नहीं हुई है। जबकि ये जो आइलैंड है ये बहुत, मतलब ग्लोबली साइंटिफिकली और सिग्निफिकेंट बर्ड फ्लाईवे यहाँ पर होती है और 40 स्पीशीज जो है माइग्रेटरी बर्ड्स की यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं। ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान टाइम्स में ये पूरा छपा था जब ये इसकी सेंसिटिव इकोलॉजी की बात हो रही थी। तो यहाँ पर बताया गया 9601 एनिमल जो है यहाँ पर हैं, जिसमें
कि 1123 जो है एंडेमिक स्पीशीज हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में होते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। कोरल रीफ यहाँ पर मिलते हैं, सब लोग जानते हैं। एटलीस्ट 400 कोरल स्पीशीज आर हेयर। ऑल आइलैंड हैव हाई कोरल रीफ, मैंग्रोव एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी, है ना। और ग्रेट निकोबार आइलैंड तो होम ही है एंडेमिक स्पीशीज के लिए, जिसमें कि मेगापॉड सबसे, द निकोबार मेगापॉड सबसे ज़्यादा है, और निकोबार ट्री श्रियो भी हैं, है ना। गैलाथिया और बाकी बीचेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट साइट है लेदरबग टर्टल की, राइट। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि यहाँ की स्पीशीज कम है, राइट। तो और माइग्रेटरी स्पीशीज को कह रहा है कि है ही नहीं, रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट कह रही है ईआईए की, जबकि मतलब सब जानते हैं कि वहाँ पर है। तो ईआईए रिपोर्ट में जितनी भी ये बातें हैं, ये क्लियर दर्शाती हैं कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑपरेटिंग प्रोसेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो वायलेशन वगैरह जितने रिपोर्ट होने चाहिए वो नहीं हुए हैं, और जबकि इसमें फॉल्स या फिर इनकम्प्लीट या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जबकि ये उम्मीद नहीं थी। इससे उम्मीद थी कि ये सही रिपोर्ट बनाकर देगा और बताएगा कि भाई वहाँ की इकोलॉजी बहुत सेंसिटिव है और ये प्रोजेक्ट एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि इश्यूज क्या रेस्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, कह रहे हैं कि ये टर्टल और मेगापॉड नेस्टिंग साइट्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। कोरल रीफ जो कि पूरी दुनिया में बहुत कम है, बचे हैं मतलब, और उन पर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है, तो उन पर ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गलत डालेगा। और बहुत सारे रिजर्व एरियाज़ हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, उन पर ये डिग्रेड करेगा उनको, राइट। अगर आप देखेंगे ना तो ये गलथिया नेशनल पार्क ही यहीं पर पड़ता है। नेक्स्ट, और इसमें एक और बात कही गई रिसर्चर्स ने कि ये जो प्रोजेक्ट है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इंडिजिनस ट्राइब्स पर। ट्राइब्स वहाँ की अगर आप देखेंगे 2011 की सेंसस के हिसाब से, तो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो अंडमान निकोबार आइलैंड में थी, तो निकोबारी सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं। 27,000 हैं, जिसमें 14,000 के आसपास मेल और 13,000 फीमेल हैं। बाकी जेनेरिक ट्राइब्स 593 हैं, और जारवाज जारवाज 380 लोग ही बचे हैं। 194, 194 मेल, 186 फीमेल। शॉम्पेन शॉम्पेन केवल 229 बचे हैं, 141 मेल और 88 फीमेल। ये 2011 का सेंसर है। अभी 2021 के सेंसस, 2022 जब भी सेंसस होगा तो उस सेंसस के हिसाब से ये और कम आपको मिल सकती हैं, क्योंकि 10 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जो ओंग ट्राइब है उसमें केवल 101 लोग थे 2011 की सेंसस के हिसाब से, 52 मेल और 49 फीमेल। एंडमानीज में तो बाप रे 44 है ना, और सेंटिनलीज तो ना के बराबर, ओनली 15, 12 मेल और 3 फीमेल। तो ये आप देख सकते हैं कि नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड ये यहाँ पड़ता है, ठीक है, अंडमान के इधर। तो आप देख सकते हैं। और एक बो ट्राइब हुआ करती थी जो कि बो लैंग्वेज बोलती थी। उसका जो लास्ट पर्सन थी, लॉन्ग टाइम अगो शी डाइड, आई गेस अराउंड इन 2011 और 2010 के आसपास। तो बो ट्राइब तो खत्म ही हो चुकी है। और जो शॉम्पेन ट्राइब है ये मोंगोलाइड ट्राइब है, याद रखिएगा, और इसके 229 लोग हैं, मैंने बताया आपको। और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी फॉर दिस चुनाव और उसके बाद कोविड की वजह से भी, राइट। तो ये पूरा का पूरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी थी कि कैसे वहाँ पर कितने लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है, कितने स्पेशली ऑन इंडिजिनस ट्राइब्स, और वहाँ की सेंसिटिव इकोलॉजी पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। वहाँ की हमने ज्योग्राफी का थोड़ा सा देख लिया, गैलेथियन बे याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा डंकन पैसेज, ये पूरा अंडमान है, ये पूरा निकोबार है, ये पूरा कार निकोबार है। ये आपका 10 डिग्री चैनल है। गैलेथिया बे देख लिया, जाइंट लेदरबग टर्टल के बारे में देख लिया, 330 स्पीसीज वर्सेस 699 स्पीशीज के बारे में देख लिया। वहाँ का एरिया कैसे रिपोर्ट में कम किया गया ये देख लिया। और देख लिया कि कैसे एनेस्को को ये प्रोजेक्ट मिला और नीति आयोग का ये प्रोजेक्ट पास करने के चक्कर में कितनी ज़्यादा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पकड़ा दी गई। ईआईए के बारे में देख लिया गया, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, असेसमेंट, देन रिपोर्ट, देन रिव्यू द रिपोर्ट, देन डिसीजन मेकिंग, देन मॉनिटर, कंप्लायंस, इन्फोर्स।
और क्या क्या 2020 में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, वो चारों चेंजेस देख लिए गए। ड्राफ्ट था हालांकि ये। और ईआईए क्या होता है, कैसे 1976 में रिवर वैली प्रोजेक्ट एग्जामिन करने के लिए स्टार्ट किया था 1986 के तहत, बाद में 1994 में कुछ रूल्स अलग से नोटिफाई करके इसको लीगली मैंडेटरी कर दिया गया। ये हमने देख लिया। और यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पंकज सेक्सरिया की रिपोर्ट से, दैट इनएक्यूरेसीज प्रोसीजरल वायलेशन इन ग्रेट निकोबार ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। आपको ये कैसा लगा, और आपको मुझे बताना है नॉर्थ उस पीक के बारे में जो कि पड़ती है नॉर्थ अंडमान में, पूरे अंडमान निकोबार में नॉर्थ साइड में एक पीक पड़ती है, उस पीक का नाम क्या है, ये आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया।